हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आइए शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में एक नया चैप्टर जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे मगध के बारे में। ठीक है, तो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो 16 महाजनपद थी उनमें जब फाइट हो रही थी टू गेट सुपीरियोरिटी, टू गेट मोर टेरिटरी, तो मगध इमर्ज्ड पावरफुल। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मगध लीड में आ गया। और वो फैक्टर्स क्या थे? पहला मैंने बताया था आपको मगध की लोकेशन। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो आयरन डिपॉजिट्स थे वो मगध के बहुत पास थे। ठीक है, जिनसे इजी हो गया था मगध के लिए टूल्स बनाना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ी थी क्योंकि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बने थे। ठीक है, वेपन्स बहुत ज़्यादा थे मगध के पास और वो भी हाई क्वालिटी वाले। ठीक है, और काफ़ी अच्छे रूलर्स हुए मगध में। आप कह सकते हैं बड़ी एम्बिशियस, जिनको कहते हैं आप महत्वाकांक्षी। ठीक है, दे वांटेड टू विन द मोर एंड मोर टेरिटरी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मगध में क्या क्या हुआ बिटवीन 544 बीसी टू 28 बीसी। ठीक है, 544 बीसी से 28 बीसी के बीच में मगध में कौन से वंश ने राज किया, क्या कुछ रहा मगध के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, इस पीरियड में मगध में कितनी डायनेस्टीज ने रूल किया? 6 डायनेस्टीज ने। कौन सी? हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, मौर्य, सुंगा एंड कन्वा डायनेस्टी। ठीक है, अगर आप टाइम पीरियड की बात करें तो हर्यक डायनेस्टी का जो पीरियड है वो 544 से 412 बीसी, शिशुनाग डायनेस्टी का 412 से 344 बीसी, नंदा डायनेस्टी 344 से 323 बीसी, मौर्य डायनेस्टी 322 से 185 बीसी, सुंगा डायनेस्टी 185 से 73 बीसी और कन्वा डायनेस्टी 73 बीसी से 28 बीसी। ठीक है, आपसे एग्जैक्ट टाइम पीरियड पूछने कोई नहीं जा रहा है, बट इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हर्यक डायनेस्टी के बारे में। देखिए, हर्यक वंश का जो फाउंडर माना जाता है ना, वो बिंबसार को माना जाता है। ठीक है, अच्छा, बिंबसार को सेनिया भी कहा गया है, मतलब इनके पास काफ़ी अच्छी स्टैंडिंग आर्मी थी। ठीक है, और बिंबसार का जो पीरियड रहा है वो 544 से 412 बीसी। ठीक है, और देखिए आप ये पीरियड जो गौतम बुद्ध का जो पीरियड था, क्या उसी के आसपास नहीं है? गौतम बुद्ध का पीरियड कब से कब तक था? 563 से 483 बीसी, है ना? तो ये कंटेम्पररी थे बिंबसारा जी, किसके? गौतम बुद्ध के। कंटेम्पररी का मतलब एक ही टाइम पीरियड में। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो मगध थी उसके जो रूलर्स थे वो कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो किया करते थे अपने राज्य की टेरिटरी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उनमें से एक जो स्ट्रेटजी थी वो थी कि अपने आसपास के जो जनपद थी उनमें मैरिज अलायंसेस बना लिया करते थे। तो सेम किया बिंबसार ने। देखिए, जो कौशल महाजनपद था वहाँ का जो रूलर था प्रसेनजित, ठीक है, उसकी सिस्टर कौशला देवी से मैरिज की और जिससे उसे डॉरी में काशी का कुछ एरिया मिल गया। ठीक है, ऐसे ही उसने लिच्छवी जो रिपब्लिक था वज्जी ट्राइब के अंदर, उसके जो राजा थे चेतक, ठीक है, चेतक की सिस्टर थी चेलना, उससे भी शादी की। और माद्रा ये एक रिपब्लिक था, तो वहाँ पर उन्होंने खेमा जो डॉटर थी माद्रा के किंग की, उससे भी शादी की। ठीक है, बिंबसारा के सभी स्टेट्स के साथ में फ्रेंडली रिलेशंस थे एक्सेप्ट अंगा। ठीक है, तो इन्होंने अंगा के साथ युद्ध करके अंगा को जीत लिया और जो इनका बेटा था अजातशत्रु को वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया। ठीक है, उज्जैन कहाँ की कैपिटल थी? अवंती। ठीक है, और अवंती कहाँ थी? सोचिए, महाजनपद में मैंने आपको क्या बताया था? जो मालवा वाला क्षेत्र था, ठीक है, वहाँ के राजा थे प्रद्योता। ठीक है, प्रद्योता को एक बार जॉन्डिस हुआ था, तो बिंबसारा ने जो उनका रॉयल फिजिशियन था जीवक, उनको उनका ट्रीटमेंट करने के लिए भेजा था। ठीक है, तो प्रद्योता से भी इन्होंने फ्रेंडशिप कर ली, है ना? इन्होंने नई सिटी बनाई न्यू राजगृह के नाम से, जिसको इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया। ठीक है, और लेकिन हुआ क्या? बिंबसारा को इन्हीं के बेटे अजातशत्रु ने मार दिया।
ठीक है, देखिए ऐसा हिस्ट्री में होता आया है कि पुत्र ने पिता को मारा गद्दी पर कब्जा करने के लिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और हुई बिम्बिसारा के टाइम पीरियड में, ईरान के रूलर थे डरायस, उन्होंने इन्वेड किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया को। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, 518 बीसी में इन्वेड किया था। अब आ जाते हैं वापस हम अजातशत्रु पर। ठीक है, अजातशत्रु का टाइम पीरियड 492 से 460 बीसी। इन्होंने देखिए काशी को कंप्लीटली एनेक्स कर लिया। ठीक है, कौशल जो था, कौशल को भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, और वज्जी जो महाजनपद था उससे लगातार 16 साल तक इन्होंने लड़ाई की, और 16 साल के बाद इन्होंने वज्जी को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, तो काशी और वज्जी का जो एरिया था वो अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया था। ठीक है, अच्छा अजातशत्रु का नाम मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, कब? जब मैंने कहा था बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को किसने ऑर्गेनाइज किया था? अजातशत्रु ने। ठीक है, कहाँ पर? राजगृह में, है ना। अच्छा, अजातशत्रु को भी किल कर दिया उसी के बेटे ने, जिसका नाम था उज्जैन। ठीक है, उज्जैन ने अपनी कैपिटल बनाया पाटलिपुत्र को। ठीक है, जो सोन और गंगा नदी के मीटिंग पॉइंट पर लोकेटेड थी। ठीक है, अच्छा उज्जैन का टाइम पीरियड क्या था? 460 से 440 बीसी। ठीक, उसके बाद भी रूलर हुए जैसे अनुरुद्धा, मुंडा और नागादशक, लेकिन ये सभी रूलर्स जो थे वीक थे। ठीक है, और जब नागादशक का रूल था तो उसी के एक मिनिस्टर जिसका नाम था शिशुनाग, ठीक है, उन्होंने नागादशक को हटा दिया और खुद इलेक्टेड हो गए राजा, और एक नई डायनेस्टी एस्टैब्लिश की, शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, अब जो शिशुनाग डायनेस्टी थी, इन्होंने जो अवंती में प्रद्योत्ता डायनेस्टी थी, बताया ना मैंने, अवंती में रूलर कौन था? प्रद्योत्ता। ठीक है, तो जो उनकी डायनेस्टी थी, शिशुनाग ने प्रद्योत्ता डायनेस्टी को डिस्ट्रक्टेड कर दिया, और जो अवंती महाजनपद था उसको भी मिला लिया मगध में। ठीक है, तो शिशुनाग के बाद जो दूसरा रूलर हुआ शिशुनाग डायनेस्टी का, वो था कालाशोका। ठीक है, कालाशोका का टाइम पीरियड इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को बुलाया, जो कहाँ थी? वैशाली में। ठीक है, नेक्स्ट इज नंदा डायनेस्टी। जो नंदा डायनेस्टी थी वो एस्टैब्लिश की गई किसके द्वारा? महापदम नंदा। ठीक है, महापदम नंदा को सर्वाक्ष तांत्रक भी बोला गया है, सर्वाक्ष तंत्रक। ठीक है, क्योंकि इन्होंने, मतलब इसका मतलब होता है कि जो जिसने सभी दुर्गों को उखाड़ फेंका हो। ठीक है, इनको पुराणाज में एक आर्ट भी बोला गया है ना। एक आर्ट का मतलब होता है द सोल मोनार्च। ठीक है, और इनको पाली जो लैंग्वेज है, जो पाली टेक्स्ट है, उसमें उग्रसेन भी बोला गया है। ठीक है, अच्छा ये जो महापदम नंद थे, ये फर्स्ट एम्पायर बिल्डर कहे जाते हैं इंडियन हिस्ट्री के। ठीक है, एम्पायर क्या होता है? ऐसे आप किंगडम को एम्पायर कहते हैं जिसमें और बहुत सारी छोटी छोटी किंगडम मिला ली गई हों। ठीक है, जो महापदम नंदा थे, इनके 8 बेटे थे, और उन सब ने रूल किया इनके बाद थोड़े थोड़े टाइम के लिए, और जिनमें लास्ट कौन था? धनानंद। ठीक है, जो फेमस है, आपने सुना भी होगा कि धनानंद ने जो विष्णुगुप्त थे, चाणक्य जिनको बोलते थे, उनको ह्यूमिलिएट किया था, उनकी बेइज्जती की थी। ठीक है, और धनानंद के टाइम पीरियड में ही अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर महान कहते हैं, ठीक है, उसने भी इन्वेड किया था इंडिया को 326 बीसी में। इसके बारे में भी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट ये जो धनानंद था, विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर अपने अपमान का बदला लिया था, और धनानंद को हरा करके इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बिठाया था। ठीक है, और मौर्य डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। इसके बारे में एक अलग पूरा चैप्टर तैयार करेंगे। ठीक है, अभी आते हैं हम कहाँ? सुंगा डायनेस्टी पर। जो पुष्यमित्र सुंगा था, ये कमांडर इन चीफ था, जो लास्ट मौर्यन रूलर था। कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, इस पुष्यमित्र सुंगा ने बृहद्रथ से थ्रोन ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, और सुंगा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। पुष्यमित्र सुंगा वॉज सक्सीडेड बाय अग्निमित्र। ठीक है, और ये अग्निमित्र कौन है? कालिदास, सभी जानते हैं कालिदास जी को। कालिदास जी ने एक ड्रामा लिखा है मालविका अग्निमित्र,
उसके हीरो हैं ये अग्निमित्र। ठीक है, इनके बाद सभी वीक रूलर्स हुए और लास्ट कौन था शुंगा डायनेस्टी में? देवभूति। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, जो महर्षि पतंजलि है ना, ये कहा जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग जब रूलर थे तो उनके लिए 2 अश्वमेध यज्ञ जो किए थे वो महर्षि पतंजलि ने किए थे। ठीक है, अब जो ये लास्ट रूलर था देवभूति, इनके ही मिनिस्टर थे कौन? वासुदेव कन्वा। ठीक है, अब जब रूलर वीक होता है तो उसके जो मिनिस्टर होते हैं वो सीट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सेम किया वासुदेव कन्वा ने और इन्होंने एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश की, कन्वा डायनेस्टी। ठीक है, तो ये तो था मगध के बारे में कि मगध में कौन कौन रूलर आया इस पीरियड में। ठीक है, अब इसी पीरियड में 2 फॉरेन इन्वेजन हुए इंडिया में। एक तो था ईरानियन इन्वेजन। ठीक है, 518 बीसी में। अब ईरान एक कंट्री है, इसको बोलते थे पहले पर्सिया। ठीक है, आप मैप खोलिए और मैप में इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में जाइए आप। पहले आप पाकिस्तान देखेंगे, फिर अफगानिस्तान देखेंगे और फिर आएगा आपके सामने ईरान। ठीक है, तो ईरान में एक डायनेस्टी रूल किया करती थी, एक्कीमेनिड डायनेस्टी। तो ये एक्कीमेनियन रूलर था डरायस उस समय। ठीक है, डरायस ने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पर अटैक किया और यहाँ पर उसने लड़ाई करके कुछ एरिया भी ऑक्यूपाई कर लिया जो वेस्ट में था, इंडस रिवर के और पंजाब वाला जो एरिया था। ठीक है, अच्छा ये कोई भी रूलर अगर, कोई भी फॉरेन रूलर अगर अटैक करता है तो अटैक पॉसिबल क्यों हो पा रहा था? क्योंकि जो इंडिया में जो लोकली जो राजा हुआ करते थे उनमें आपस में डिसयूनिटी थी। ठीक है, उनमें से कोई ना कोई साथ दे दिया करता था फॉरेन रूलर का, उसे बुला लिया करता था। ठीक है, यही हुआ। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जो ईरान की तरफ से इन्वेजन हुआ था, इसका इफेक्ट क्या रहा है ना इंडिया पर। तो देखिए, जब ईरान ने कुछ टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ट्रेड बढ़ा उनके साथ में। ठीक है, और जो ये ट्रेड करते थे ना, दे गॉट अ ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, जिसके बारे में सुनकर ही अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया था इंडिया की तरफ। अलेक्जेंडर गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया। ठीक है, तो और क्या इफेक्ट हुआ कि जो ईरानियन जो स्क्रिप्ट है, जिसको खरोष्टी स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है, वो इंडिया में आई और साथ साथ जो हमारी आर्ट एंड आर्किटेक्चर था उस समय, उस पर भी इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है, जो बिल्डिंग्स बनाने के तरीके थे उनमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ईरान का इफेक्ट भी आने लगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में। 326 बीसी में कौन रूल कर रहा था उस समय? धनानंद। ठीक है, तो अलेक्जेंडर ने उस समय अटैक किया था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे। अब ये अलेक्जेंडर कौन था? मैसिडोनियन किंग था ये। दरअसल मैसिडोनिया एक जगह थी, कहाँ पर? ग्रीस में। ठीक है, तो ग्रीस में मैसिडोनिया नाम की जगह में किंग हुआ करता था फिलिप का बेटा था अलेक्जेंडर। ठीक है, उसने अटैक किया फिर से इंडिया पर ड्यू टू डिसयूनिटी। ठीक है, ही अटैक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अच्छा, उस समय तक्षशिला मैंने आपको बताई थी, है ना, कहाँ की कैपिटल हुआ करती थी तक्षशिला? तक्षशिला कैपिटल थी गांधार की, है ना। उस समय वहाँ पर एक रूलर हुआ करता था आम्भी। तो आम्भी ने सरेंडर कर दिया था अलेक्जेंडर को। तो अलेक्जेंडर फिर आगे की तरफ बढ़ा, जहाँ पर जो नदियाँ हैं आपकी झेलम और चेनाब, इनके बीच का जो रीजन था उसमें कौन रूल करता था? राजा पोरस। ठीक है, सभी ने सुना होगा इनके बारे में। पोरस ने अलेक्जेंडर के सामने हार नहीं मानी थी और उसने सीधा युद्ध किया था, जो इतिहास में बैटल ऑफ झेलम नदी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको बैटल ऑफ हाइडापस भी कहते हैं। ठीक है, अब इस युद्ध में पोरस हार तो गया था, लेकिन पोरस की जो वीरता थी उससे अलेक्जेंडर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, है ना, और उसको पोरस जो था उसके साथ उसने फ्रेंडशिप कर ली थी। ठीक है, अब पोरस को हराने के बाद में जब अलेक्जेंडर फर्दर ब्यास नदी के आसपास पहुंचा तो जो उसकी सेना थी वो थक चुकी थी तब तक, और उन्होंने उस समय मगध में रूल करता था धनानंद की शक्ति के बारे में सुना वहाँ पर। ठीक है, तो धनानंद की जो आर्मी थी बहुत ज़्यादा ह्यूज थी उस समय, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एडवांस्ड भी थी, हाथियों का भी यूज़ करता था धनानंद। तो इस सब के बारे में सुनकर अलेक्जेंडर की सेना ने निश्चय किया कि अब हम फर्दर युद्ध नहीं लड़ेंगे, है ना। अलेक्जेंडर देखिए जो निकला था ये सोच करके कि मुझे पूरी दुनिया को जीतना है, वो इंडिया में आकर उसने ये अपना विचार यहाँ पर त्याग दिया और वो वापस यहाँ से लौट गया। ठीक है, 323 बीसी में वो बेबीलोन एक जगह हुआ करती थी, कहाँ पर? इराक में।
ठीक है, ये एक पोर्ट टाउन हुआ करता था बेबीलोन, वहाँ पर इसकी मौत हो गई अलेक्जेंडर की। ठीक है, अच्छा अब अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन था उसका इंडिया पर क्या इफेक्ट रहा? देखिए कहाँ से आया था ये? ग्रीस से। ग्रीस कहाँ है? यूरोप में। तो इंडिया और यूरोप केम क्लोजर, पास आए। ठीक है, और जो इंडिया में उस समय रूलर थे ना, उनकी आंखें खुली, उन्हें लगा कि हमको एक होना चाहिए, नहीं तो कोई भी बाहर वाला अटैक कर देगा आकर हम पे, है ना। तो इट लेड टू अवेकनिंग ऑफ इंडियन रूलर्स टू गेट यूनिफाइड। ठीक है, अच्छा अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन है 326 बीसी, ये इसको फर्स्ट रिलायबल डेट कंसिडर किया जाता है इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, और इसलिए इससे हेल्प मिलती है जो भी इंडिया में जो इवेंट्स हुए हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सही सही लगाने में। ठीक है, अब इसका इफेक्ट इंडिया के आर्किटेक्चर पर भी पड़ा। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे जब मौर्यन, जो पोस्ट मौर्यन पीरियड आएगा उसमें दरअसल गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेकिंग डेवलप हुआ था। कहाँ पर? ये जो गांधार वाला एरिया था, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वाला। ठीक है, तो स्कल्पचर क्या होते हैं? छोटे छोटे आर्ट के नमूने, जैसे छोटी छोटी आपने बुद्धास की स्टैचू देखी होंगी। ठीक है, दिस इज स्कल्पचर। तो उसमें जो आपका ग्रीस का जो इफेक्ट था वो दिखाई दिया। ठीक है, तो ये सब कुछ मगध के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू।